तो आइए हम आज देखते हैं पॉलिटी में अगला पार्ट। हम कल देखे थे इससे पिछला वाला वीडियो में क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हाँ, एक बात और कि अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको रिजल्ट बेस्ड कोचिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी इसका पीडीएफ मिल पाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, हम रेगुलेटिंग एक्ट देख लिए थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आगे हम देखेंगे 1781 का अधिनियम, ये क्या था उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए, यानी कि 1781 का अधिनियम संशोधन अधिनियम था। तो इसमें दो तीन चीजें कर दी गई थी। इसको क्या कहा गया है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसका एकदम ये शानदार नाम है, कभी कभी क्वेश्चन में यही पूछ लेता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस अधिनियम को कहा जाता है। तो 1781 के अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये क्या हुआ कि 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए ये ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था 1781 का अधिनियम। ठीक है, ये उसको कमियों को दूर करने के लिए। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट भी इसीलिए आएगा क्योंकि इसकी कमियों को दूर करने के लिए जो 1773 में नहीं हुआ था तो कुछ चीजें संशोधन करके और उसको क्या किया जाएगा, नए तरीके से उसको पेश किया जाएगा। ठीक है, तो हमने बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बन गया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी, लेकिन कुछ ज्यादा पावर उसको मिल गई थी। तो संशोधन करके क्या किया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी उसको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। कम में क्या क्या किया गया, पहली बात कि क्या कर दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के पावर में क्या किया गया, गवर्नर जनरल को बाहर कर दिया गया और उसके कंपनी के जो कर्मचारी थे उसकी सुनवाई वो सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो दो चीजों को सुप्रीम कोर्ट से बाहर किया गया, पहला गवर्नर जनरल को बाहर कर दिया गया, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा सुप्रीम कोर्ट को, और दूसरा उसके कर्मचारी जो कंपनी के कर्मचारी थे उसमें भी को बाहर कर दिया गया। 1773 में जो सर्वोच्च न्यायालय राजस्व वसूली ये सब नियम था उसमें उसको भी क्या कर दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय को राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय को क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज इसमें परिवर्तित हो रही है, इस पे ध्यान देना है कि 1781 में क्या क्या ये परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, और इसका काम क्या दे दिया गया कि अब सर्वोच्च न्यायालय बस क्या करेगी, जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, वो क्या करेगी, कोलकाता का ये 1774 का कोर्ट है। ठीक है, तो अब इसका काम क्या कर दिया गया, यानी कि जो कोलकाता के निवासी होंगे, ठीक है, यानी कि जो कोलकाता के निवासी होंगे बस उनकी ही सुनवाई करेगा, और उनकी भी सुनवाई कैसे करेगा, अगर हिंदू है तो हिंदू कानून से करेगा, अगर मुस्लिम है तो इनको मुस्लिम कानून से यानी कि सुनवाई करने की इजाजत दे दी गई। किसको, सर्वोच्च न्यायालय को। कंपनी के कर्मचारी, गवर्नर जनरल, इनको बाहर कर दिया गया। राजस्व वसूली जो करती थी कंपनी, अगर वो सर्वोच्च न्यायालय उसके अधिकार में आता था उसको भी उससे सर्वोच्च न्यायालय से ये सब क्या किया गया, बाहर कर दिया गया। ठीक है, अब कंपनी जो सर्वोच्च न्यायालय है तो क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया, और वो क्या सुनती थी, बस 1774 में जो बनी हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था तो 1781 में बस क्या करती थी, कोलकाता के नागरिकों की सुनवाई करना शुरू कर दी थी, और उसमें भी हिंदू जो थे हिंदू को हिंदू कानून के तहत और मुस्लिम जो थे मुस्लिम को मुस्लिम कानून के तहत ही सुनवाई होती थी 1781 के अधिनियम में। ठीक है, अगर हम इसमें और बात करें तो क्या किया गया, अब इसमें क्या किया गया, यानी कि जो अपीलीय अधिकार होता है, आप एक सर्वोच्च न्यायालय में लास्ट अपील कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ, इससे भी छीन लिया गया, और इसको अपील किसको दे दिया गया, यानी गवर्नर जनरल के पावर को बढ़ा दिया गया इसमें भी। ठीक है, और प्रांतीय अपील, अगर प्रांत में जो न्यायालय है अगर कोई अपील करना चाह रहा है तो वो गवर्नर जनरल के पास करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास ये नहीं करेगा। ठीक है, इसमें कुल मिला के अगर किया गया, संशोधन किया गया, तो इसमें देखा जा रहा है कि कंपनी और उसके गवर्नर जनरल के पावर को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें दो तीन चीजें और महत्वपूर्ण है। इसमें क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो ये हुआ 1781 के अधिनियम में। 1784 के अधिनियम भी इसी का क्या था, आगे इसको बढ़ाया गया था। इसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये पिट्स नाम रखा गया क्योंकि इसको पेश किया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट ने, उनका नाम था पिट, तो उन्हीं के नाम पे इसको क्या कर दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इसका नाम रख दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट। ये भी क्या था, ये भी था 1774 में जब एक्ट आया था, इसको इसलिए लाया गया था क्योंकि इसमें भी जो 1773 में ज्यादा कमियां थी उसको दूर करने के लिए, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1784 का अधिनियम, ये दोनों पिट्स इंडिया एक्ट दोनों लाया गया था। ठीक है, और इसमें क्या कर दिया गया, यानी कि विलियम पिट ने इसको लेकर आया था,
तो इसमें क्या किया गया कि इसमें जो है कि सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं होगी, अब इसमें गवर्नर जनरल को थोड़ा सा क्या किया गया, अलग अलग किया गया, अलग अलग इसमें क्या कर दिया गया कि वाणिज्यिक और राजनैतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। वाणिज्यिक मतलब कि ये व्यापारिक काम, ठीक है, व्यापारिक काम अलग कर दिया गया कंपनी के, और कंपनी के राजनैतिक कामों को भी क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, ठीक है। यानी कि कंपनी व्यापार भी अब अलग तरीके से करेगी और वो अपना राजनीतिक काम भी जो करेगी वो अलग करेगी। यानी द्वैध शासन, डायरकी का सिस्टम जो आया था इसी से आया था, इसी एक्ट के साथ द्वैध शासन हो गया। यानी कंपनी अब क्या कर रही है, दोहरा काम कर रही है। एक तरफ क्या कर रही है, एक तरफ यानी कंपनी व्यापार भी कर रही है, और एक तरफ कंपनी क्या कर रही है, एक साइड में कंपनी राजनीति भी कर रही है, द्वैध शासन चला रही है कंपनी, ठीक है। तो डायरकी इसमें आया था, इससे पहले भी द्वैध शासन जब हम बताए थे क्लाइव के काल में, तो क्या था, वहां भी द्वैध शासन बंगाल में था, ठीक है। अब देखो, अब क्या किया गया, जो निदेशक मंडल था कंपनी के व्यापारिक वाणिज्यिक मामलों की देखरेख तक सीमित कर दिया गया। निदेशक मंडल जो बनाया गया था वो क्या कर दिया गया, बस वो क्या करेगा, व्यापारिक मामला ही देखरेख करेगा और आगे की चीजों को नहीं करेगा। और राजनीतिक काम देखने के लिए क्या कर दिया गया, कंपनी में यानी कि 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड का स्थापना की गई, जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे। कितने सदस्य, यानी कि 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। और इसका काम क्या दे दिया गया, इसका काम दे दिया गया कि कंपनी के राजनीतिक कार्यों को ये देखेगी और कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों को निदेशक मंडल देखेगा, ठीक है। यहां तक इसको सीमित कर दिया गया, ठीक है। और क्या किया गया, ब्रिटिश नियंत्रण में यानी कि क्या किया गया कि भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों को अधीक्षण और नियंत्रण कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार के अंदर में इसको अब क्या किया जा रहा है, लाया जा रहा है, क्या ब्रिटिश सरकार इसमें देखेगी, क्योंकि ये जो 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड है ये ब्रिटिश सरकार नहीं, यानी कि ब्रिटेन के राजा सम्राट के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सीधी सीधी बात है कि अब राजनीतिक कंट्रोल किसके हाथ में आ रहा है, ब्रिटेन के राजा यानी ब्रिटिशर्स के हाथ में आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें कि 2 महत्वपूर्ण बातें, तब पहली बार यानी कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र, जो कंपनी ने भारत में अपना क्या किया था, दायरा बढ़ा लिया था, यानी जितने क्षेत्र कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया था अब उस क्षेत्र में क्या कर दिया गया, पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। यानी कि जो कंपनी अधिग्रहण की थी क्षेत्र, उस क्षेत्र को पहली बार क्या किया गया, पहली बार कहा गया कि अब ये ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र यानी ब्रिटिश सरकार के हाथ में ये क्षेत्र आ गई है, ठीक है। तो यहां भी क्वेश्चन बनेगा कि किस एक्ट में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य में भारतीय क्षेत्र आना शुरू हो गया था, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। क्या कर रहा है, ब्रिटिश सरकार को, यानी कि अब ब्रिटेन की सरकार जो है अब क्या कहे, ब्रिटिश संसद क्या कर रही है, कंपनी के कार्यों पे यानी प्रशासन और इसके प्रशासन पे यानी पूर्ण नियंत्रण अब स्थापित कर ली। अब कंपनी धीरे धीरे कंपनी पे क्या किया जा रहा है, अंकुश लगाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, कंपनी धीरे धीरे भ्रष्टाचार में भी जा रही थी, और कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी इतना राजस्व कर रही थी तो उससे वसूली नहीं कर पा रही थी, यानी कि दोनों चीजें नहीं कर पा रही थी, प्रशासन नहीं चला पा रही थी और क्या कर रही थी, और वो व्यापार भी ढंग से नहीं कर पा रही थी। तो इसी सब चीजों को, कमियों को दूर करने के लिए अब ब्रिटिश सरकार इसमें क्या कर रही है, अपना प्रोपेगेंडा फैला रही है और उसको अपने नियंत्रण में ले रही है, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो अगला एक्ट हमारा था 1786 का अधिनियम, यानी अब बहुत जल्दी जल्दी अधिनियम आ रहा है क्योंकि कंपनी को पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया है। इसमें बस ज्यादा ये नहीं था, 1786 में क्या किया गया, कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये 1786 से लेकर 1793 1793 तक यहाँ भारत का गवर्नर जनरल बना था, इसको गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल बनाने से पहले इसने क्या किया, ब्रिटिश सरकार के पास 2 शर्तें रख दी। पहला शर्त इसने रखा कि विशेष मामलों में काउंसिल के निर्णय को न मानने का अधिकार, जो काउंसिल है उसका निर्णय नहीं मानेगा। कौन नहीं मानेगा, यानी गवर्नर जनरल नहीं मानेगा। पावर बढ़वा रहा है ये कौन, क्लाइव, सॉरी ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इसमें गवर्नर जनरल को पावर बढ़ाया गया और क्या किया गया, सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी इसको दिया जाएगा, यानी सेना का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, वो गवर्नर जनरल होगा, इसका भी ये पद ले लिया था। 1786 में इसने 2 ही काम किया था, इसलिए आया था क्योंकि इसको नियुक्त करने से पहले इसने 2 शर्त रखा था। काफी कैपेबल आदमी था ये, लॉर्ड कॉर्नवालिस कैपेबल था। तो जब क्षमताएं ठीक ठाक हो जाती है तो अपनी शर्तें मनवाने के लिए सरकार को भी ये क्या किया, मना लिया और झुका दिया। और इसमें 2 चीजें ये करवाया कि अब ये काउंसिल के निर्णय को नहीं मानेगा
और क्या करेगा, और कमांडर इन चीफ यही रहेगा, यानी जो सेना के अधिकारी रहेंगे, सेनापति होते हैं, वो कौन रहेगा, गवर्नर जनरल रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद आया महत्वपूर्ण अधिनियम में आएगा 1793 का चार्टर कानून। ठीक है, अब इसमें चार्टर मतलब होता है लिखित दस्तावेज। अब एक पूरा अब लिखित चीजें ये चलने लगी थी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ था, अब इसमें क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल को बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी का नियंत्रण क्या मिला, यानी शक्ति मिल गया। अब इसमें तो पहले ही मिला हुआ था गवर्नर जनरल को, पहले हमने बताया था कि बंबई और मद्रास क्या हुआ था, बंबई और बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास का भी गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसको और मजबूत कर दिया गया 1793 के एक्ट में। ठीक है, अब क्या हुआ, भारत पर व्यापार का कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कंपनी को एक लिखित दस्तावेज, एक लिखित दे दिया गया कि अब तुम क्या करोगे, भारत में 20 साल तक व्यापार करोगे और 20 साल तक केवल और केवल कौन व्यापार करेगा, केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगा, ब्रिटेन से और कोई नहीं आएगा व्यापार करने। ठीक है, यानी व्यापार करने कोई और नहीं आएगा और केवल और केवल कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करेगी। 20 साल तक इनको बना दिया गया। ठीक है, अब देखो कमांडर इन चीफ के गवर्नर परिषद के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, यानी कि जो क्या था कमांडर इन चीफ का, उसमें 1786 में क्या कर दिया गया, या अनिवार्य कर दिया गया कि जो कमांडर इन चीफ होगा वो गवर्नर के परिषद का सदस्य होगा, लेकिन इस अनिवार्यता को भी क्या किया गया, समाप्त किया गया। यहाँ भी अब धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, यहाँ गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ाया जा रहा है और क्या किया गया, ब्रिटेन की सरकार इसमें भी मजबूत हो रही है। ठीक है, अब देखो अब आगे इसमें क्या किया गया, अब अगला अधिनियम हम आ गए 1813 के अधिनियम। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था। ठीक, क्योंकि वो 20 साल के लिए आ गया था, 20 साल तक अब कंपनी उसमें चला रही थी आसानी से। उसके बाद 1813 का चार्टर अधिनियम आया। ठीक है, ये इंपोर्टेंट अधिनियम है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, 20 साल बाद 1793 के बाद 20 साल बाद 1813 आएगा। ठीक, तो 20 साल बाद इसको भी अब क्या किया गया, फिर कंपनी को रिन्यू कर दिया गया, लेकिन रिन्यू करने से पहले कंपनी को क्या कर दिया गया, एकदम कंट्रोल में ला दिया गया। अब कंपनी को क्या पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, यानी कि कंपनी को क्या किया गया, चाय, चीन और अफीम को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पहले कंपनी क्या करती थी, पूरा ब्रिटेन में केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही ब्रिटेन से आकर भारत में व्यापार कर सकती थी। भारत और यानी कि ईस्ट यानी भारत और ईस्ट एशिया में व्यापार केवल और केवल कौन कर सकती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। लेकिन 1813 में कंपनी से ये बातें सब छीन ली गई। बस कंपनी को अब छोड़ दिया गया, चाय के साथ व्यापार करेगी, चीन के साथ व्यापार करेगी, यानी चाय का व्यापार कर सकती है चीन के साथ, और अफीम, ये सब चीजों को छोड़कर और कंपनी के सारा अधिकार ले लिया गया कि अब ब्रिटेन से बाहर वाली कंपनियां यानी ब्रिटेन की भी कंपनियां और जो कंपनियां होंगी वो भी भारत में आके व्यापार कर सकती हैं, और केवल चाय, चीन और अफीम पे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी। एक अधिकार मतलब होता है कि माना नहीं किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी, लेकिन इस सब चीजों पे केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और सभी कुछ पे सभी लोग करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी करेगी और जितने भी अदर कंपनियां आएंगी ब्रिटेन से वो सभी करेंगी। ठीक है, इसमें केवल और केवल कौन करेगा, चाय, चीन और अफीम पे ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, अदर चीजों पे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ सभी कंपनियां जो ब्रिटेन से आएंगी वो सब करेंगी। ठीक है, इसमें भी 20 साल के लिए इसको इस चार्टर को भी बढ़ाया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें और चीजें क्या की गई, ईसाई मशीनरियों को क्या कर दिया गया, भारत में आकर धार्मिक प्रचार यानी कि अपना धर्म को बढ़ावा देने के लिए इसमें पूरी तरीका से भेज दिया गया कि जाओ और क्या करो, भारत में तुम धर्म का प्रचार कर सकते हो। ईसाई मशीनरियों को यानी कि तुम धर्म में कन्वर्ट करवा सकते हो, जाके आसानी से यहाँ क्या करो, कन्वर्ट करो, कोई दिक्कत इनको नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो कंपनी को शिक्षा के प्रसार के लिए यानी कि इसमें क्या कर दिया गया कि भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए व्यवस्था की गई, लेकिन ये खर्च नहीं हो पाया था उस टाइम, क्योंकि पैसा 1 लाख रुपए तो दिया गया, 1 लाख रुपए ले लो और क्या करो, भारत में जाके शिक्षा को बढ़ावा दो। लेकिन कंपनी क्या कर रही है, अभी नई थी, उलझी पड़ी थी अपने कामों में, तो शिक्षा पे क्या ध्यान देगी, तो शिक्षा पे बस बात की गई थी कि 1 लाख रुपए दे दिया जाएगा, और इसमें क्या किया गया, बस बात किया गया था लेकिन खर्च नहीं किया गया था, खर्च अभी आगे होगा। ठीक है, अब क्या किया गया, 20 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया, लेकिन क्या किया गया, ये क्राउन के प्रभुत्व को कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा। 20 साल के लिए बढ़ाया गया, लेकिन इसमें ये फिक्स कर दिया गया कि जो ब्रिटेन का राजा होगा ना, यानी ताज होगा, क्राउन होगा, तो उसके प्रभाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और वो नियंत्रण जो भारत में रहेगा वो किसका रहेगा, ब्रिटेन सरकार की ही रहेगी, ब्रिटेन का ताज का ही रहेगा। यानी संवैधानिक स्थिति पहली बार इसमें स्पष्ट कर दी गई कि कौन सा राजा रहेगा, राजा कौन रहेगा, सॉरी
यहाँ भारत में जो नियंत्रण करेगा वो कौन करेगा? ब्रिटिश सरकार करेगी। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार संवैधानिक स्थिति अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम में अपना स्पष्ट कर दिया था कि हम अब भारत में स्पष्ट रूप से आ गए हैं? तो 1813 के एक्ट में कर दिया गया था। ठीक है, और क्या किया गया? भारत की स्थानीय सरकार को कर लगाने की अनुमति दे दी गई। भारत की स्थानीय सरकार को कर लगाने की अनुमति दे दी गई, यानी कि जो स्थानीय सरकार, जो लोकल गवर्नमेंट थी, उसको भी क्या दे दिया गया? पावर दे दिया गया कि तुम क्या कर सकते हो? अब कर लगा सकते हो। ठीक है, अब कर लगा सकते हो। तो इसमें अब क्या करेगा? ब्रिटेन क्या करेगा? यहाँ आके दबा के अपना कर्सर लगाएगा और भारत से कर लेगा। ठीक है, अब हम आगे ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग क्लास देखते रहिए।